हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको लघु पाराशरी के का जो 18 नंबर श्लोक है उसकी सरल व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। हालांकि सरल बोल जरूर रहा हूं, लेकिन आगे से जो श्लोक आने वाले हैं वो टफ होंगे थोड़े। उनको समझने में थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें कहता है श्लोक नंबर 18 में, शुभ केंद्र में त्रिकोण का संबंध राजयोग होकर अंतर्दशा एवं प्रत्यंतर दशा में शुभ फलदायी होगा। ठीक है। और समझते हैं, भाषा थोड़ी जटिल होती है। लघु पाराशरी का श्लोक नंबर 18 बोलता है, राजयोग करने वाले केंद्र और त्रिकोणेशों की अर्थात नवम दशमेशों की मूल दशा में योग कारक ग्रहों से संबंध नहीं रखने पर भी ग्रहों के अंतर में शुभ फल होता है। अंतर मतलब अंतरदशा। यह पूरा बात लघु पाराशरी विंशोत्तरी दशा पे बात कर रही है। विंशोत्तरी दशा लेना आपको। तो ये टीका जो है रामेश्वर भट्ट जी की। अब पंडित मुकुल वल्लभ शर्मा बोलते हैं इसी श्लोक की व्याख्या में, राजयोग करने वाले योगकारी उन पूर्वोक्त दो ग्रहों की मूल महादशा व अंतरदशा के मध्य इन दोनों राजयोगकारों से संबंध रहित शुभ ग्रह के अंतर प्रत्यंतर में प्राय राजयोग शुभ फल होता है। संबंध रहित, पहले तो बोला कि राजयोगकारों से संबंध रहित शुभ ग्रह। शुभ ग्रह मतलब जो योगकारी हो। शुभ ग्रह यहाँ पे शनि शुभ है और मंगल शुभ है ऐसा नहीं है, गुरु शुभ ऐसा नहीं है। लघु पाराशरी से योगकारी शुभ ग्रह यदि वो रिलेटेड ना भी हो महादशा से तो फल देंगे। पंडित सीताराम झा बोलते हैं, पूर्वोक्त योग कारक केंद्र त्रिकोण से संबंध रहित शुभ ग्रह संबंध रहित शुभ कारक ग्रह की दशा में भी जब एक योग कारक की अंतर्दशा और दूसरे की प्रत्यंतर दशा होती तब विशेषतः योग फल प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसमें पाराशर महाराज जो सीताराम झा जी ने जो जिनकी लघु पाराशरी की छोटी सी बुक है वो थोड़ा अच्छे से समझाए हैं। बोलते हैं कि संसार में जो साधु है वे निस्वार्थ लोगों के हित कार्य के साधक होते हैं। जो साधु है वो अपने अच्छे फल देगा, तथा दुष्ट लोग बिना स्वार्थ से भी लोगों के हित कार्य में बाधक होते हैं। जो बुरे ग्रह हैं, दुष्ट लोग मतलब बुरे ग्रह। दुष्ट लोग बिना स्वार्थ से भी, बुरे ग्रह से मतलब जैसे कि षष्टेश, अष्टमेश या एकादशेश, उपचय। ठीक है। दुष्ट लोग बिना स्वार्थ से भी लोगों के हित कार्य में बाधक होते हैं। इसी प्रकार योग कारक ग्रहों से संबंधहीन शुभ ग्रह, मान के चलो किसी कुंडली में योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, योग कारक ग्रहों से संबंधहीन भी शुभ ग्रह अपनी दशा में योग फल देने में सहायक होकर योग फल की प्राप्ति करा देते हैं। क्योंकि योग कारक ग्रह सर्वदा अपने फल देने के लिए यद्यपि उद्यत रहता है तथापि पाप ग्रह अपनी दशा में उसके बाधक हो जाते हैं और शुभ ग्रह उसके साधक होते हैं। इसीलिए शुभ ग्रह की दशा में ही दोनों योग कारकों की अंतर प्रत्यंतर दशा आने पर योग फल का लाभ उचित कहा गया है। अब ऐसे तो आसानी से समझना कठिन हो जाएगा। ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, संपर्क कर सकते हो। ठीक है। और ये उदाहरण से मैं समझता हूँ, जैसे कि वृषभ लगन की कुंडली में है। ठीक है। ऐसे कोई ग्रह बैठे हैं और शनि की महादशा आपकी चल रही है। शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में शनि बुध योगकारी नहीं है। देखो, हो सकता है कि शनि में शुक्र चले, तो शनि में शुक्र चलेगा तो इस कुंडली में शुक्र, शनि शुक्र से संबंधित है ना। तो शनि जो है शुक्र लगने से, शनि से संबंधित होने से योग कारक फल देगा, तो ये तो फल देगा। लेकिन ये शनि से संबंधित नहीं है बुध। सूत्र यही कह रहा है कि योग कारक ग्रह की दशा, तो शनि वृषभ लगन की कुंडली में योग कारक है और लग्नेश भी योग कारक है। चूंकि ये संबंध सीधे रख रहा है, दृष्टि कर रहा है, तो ये तो योग अच्छे फल देगा ही देगा। लेकिन भैया ये कैसे अच्छे फल देगा? अब उसने बोला है कि योग कारक ग्रह की महादशा में योग कारक जो ग्रह संबंध नहीं रखता
वह भी अच्छे फल देगा। तो ये बुध का कोई रिलेशन नहीं बनता। यहाँ शनि देखो, शनि की यहाँ पे दृष्टि देख लेते हैं। शनि की एक दृष्टि यहाँ चले गई, तीसरी, एक सातवीं चले गई, और एक दृष्टि दसम भाव में आ गई। शनि का बुध से कोई रिलेशन, शनि का बुध से कोई रिलेशन नहीं है भैया यहाँ पे। ठीक है, वही कह रहा है कि बुध का रिलेशन नहीं है, तो भी शनि की महादशा में चूंकि शुक्र योगकारी है, चूंकि बुध योगकारी है और असंबंध है, कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन नहीं है तो भी मैं फल दे दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि ये शनि यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठा हो तो भी फल दे देगा, रिलेशनशिप बन नहीं रहे उसके कोई। हो सकता है कि शनि यहाँ हो, ठीक है, लेकिन शनि से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन योग फल दे देगा। भले ही शनि, क्योंकि शनि इस कुंडली में, बुध इस कुंडली में योगकारी है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। और आगे जो लघु पारसरी के श्लोक हैं, अब आप देखोगे कि धीरे धीरे उसकी भाषा थोड़ी जटिल होते जाएगी। ठीक है, अब भाषा जटिल होगी तो आपको इत्मीनान से समझना पड़ेगा और पूर्व के श्लोकों को पुनः पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो बात हो रही है ये सिद्ध विंशोत्तरी दशा की बात हो रही है। तो इस तरीके से ये इसके फलित को आप समझोगे। तो ये श्लोक नंबर 18 था। उम्मीद है कि ये छोटा प्रयास लघु पारसरी पढ़ाने का, भाई इतनी बुद्धि तो मेरे को है नहीं, सामान्य आदमी हूँ, तो कूद पड़ा हूँ पढ़ाने के लिए। गुरु बनना आसान थोड़ी है। अब मेरी कुंडली में गुरु 10वें स्थान पे है यार, तो मैं स्वाभाविक ज्ञान देना मेरे को बनता है, और ज्ञान के अलावा मैं दूसरा काम कर भी नहीं सकता। तो मेरा कुंडली की ग्रह दशा ही ऐसी कुछ है कि मेरे को ज्ञान तो देना ही देना है, तो मैं गुरु बन जाता हूँ ना चाह के। हालांकि मेरे पास उतनी तीव्र इंटेलिजेंस ही नहीं है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए ज्योतिष के लिए, वो उतनी नहीं है भाई, आपको साफ बता दूँ। सामान्य बुद्धि का आदमी हूँ, लेकिन गुरु की जो ताकत है वो उसके वजह से ही मैं ज्ञान देता हूँ, या अच्छे से लोग या अच्छा एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, या मैं धार्मिक बात करता हूँ, या मैं आध्यात्मिक बात करता हूँ, या ज्योतिष के विकास की बात करता हूँ, और सतमार्ग की बात करता हूँ, वो सिर्फ गुरु के कारण है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो भाग्येश है वो बहुत सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, और जो है मेरा पंचमेश साफ सुथरा है, पंचमेश मेरा साफ सुथरा है, दसमेश मेरा साफ सुथरा है। अभी मैं केंद्र राव साहब को पढ़ रहा था कि यदि दसमेश और लग्नेश ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, उत्तम किस्म का राजयोग होता है, और ऐसे लोग स्थायी प्रकार के सुख पाते हैं। ठीक है, तो मेरा जो है मीन लगन की कुंडली में, ठीक है, बताता हूँ आपको, बताता हूँ, उदाहरण से ही बताता हूँ, टेवा खोल देता हूँ ना, टेवा से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। कहाँ गया भाई मीन, अरे मीन कहाँ गया, हाँ ये है। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन समझो आप। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन समझो कि मेरा गुरु यहाँ पे है, ठीक है, और मेरे चंद्रमा यहाँ पे है, तो केमद्रुम योग तो बन गया, चंद्रमा अकेला यहाँ, आगे पीछे कोई करे नहीं, तो फकीर तो रहना ही है जिंदगी में। ठीक है, तो यहाँ ये गुरु है, ये लग्नेश और ये दसमेश है। ठीक है, लेकिन ये गुरु साफ सुथरा नहीं है, ये गुरु वक्री हो गया है। ओके, तो वक्री होने से फलों में कमी तो आती है, जो ताकत होनी चाहिए गुरु में कुछ कम होता है। और गुरु को यहाँ से शुक्र महाराज एक शुभ ग्रह और देखता है। ठीक है, इस तरीके के ये है। और बाकी तो मेरी कुंडली यहाँ तो उसका पूरा सत्यानाश हो चुका है। शनि यहाँ बैठा है और यहाँ पूरा मंगल ने सत्यानाश कर दिया है कि तू महाराज यहाँ बैठे हैं, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, और सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं। ठीक, राहु यहाँ बैठे हैं। अब क्या हुआ है यहाँ पे कि मंगल भाग्येश होके नीच का हुआ है, लेकिन इसका नीच भंग हो गया है क्योंकि मंगल चंद्रमा केंद्र में आ गया है। ठीक है, लेकिन ये बुध की डिग्री यहाँ पे 27 डिग्री है, ये लड़ रहे हैं दोनों, मंगल और ये बुध लड़ रहे हैं, ये 27 डिग्री के है, और सूर्य 15 डिग्री का है।
ठीक है, केतु 2 डिग्री का है, ठीक है, और चंद्रमा 23 डिग्री का है और गुरु 6 डिग्री का है, और जो है शनि 22 डिग्री 23 डिग्री का है। तो इस कुंडली में शुद्ध केंद्रम योग बन गया, ठीक है। तो मेरे जीवन में जो आर्थिक हानि मेरे को हुई, करोड़ों रुपए की हुई है, करोड़ों रुपए की हानि हुई है, ठीक है, करोड़ों रुपए की हानि मैं उठा चुका हूँ। केंद्रम योग आपको जीवन में मिड कैरियर में आपको नुकसान पहुंचाता है, तो उठा चुका हूँ मैं नुकसान, ठीक है। अब किसी में जातक को बताता हूँ केंद्रम, तो मैं नहीं बताता यार कि ये ऐसे नुकसान पहुंचाने वाला है, मैं उसका हौसला क्यों तोड़ूं, ठीक है। मैं क्यों केंद्रम के बारे में बताऊं, उसको ध्यान में आ गया तो बताता हूँ। मैं क्यों उसकी जो पॉजिटिवनेस ख़त्म करूं, मैं उसकी अंदर की आंतरिक इनर जो पावर है उसको क्यों ख़त्म करूं, मैं क्यों किसी के बारे में बताऊं कि तेरा तो राहु केतु ऐसा हो गया और तेरे तो गंदे योग हैं। नहीं बताना मुझे, मेरा क्या जा रहा है यार। क्या किसी की जो हौसला है, किसी का जोश है, किसी का उत्साह है, उसको तोड़ना महापाप की श्रेणी में आता है। सब जानते हैं कि केंद्रम योग खराब होता है, ठीक है, और केंद्रम योग तकलीफ देता है, ठीक है। केंद्रम योग क्या करता है, आपको रिच नहीं बनने देगा, ऐसे नहीं कि खाने के लाले पड़ जाएंगे, रिच नहीं बनने देगा, संपन्न नहीं बनने देगा, धन का संग्रह नहीं करने देगा, आपका खर्चा पानी चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये गुरु के वजह से काफ़ी कुंडली ताकतवर हो गई। अब तो गुरु और शुक्र आपस में देखे तो जातक तत्व कहती है कि गुरु और शुक्र आपस में देखे तो ये भाग्यवान योग ऐसा बनता है। तो निश्चित रूप से मैं भाग्यवान हूँ। मेरे 4 एक्सीडेंट हुए, मेरे को खरोच नहीं आई है, ठीक है। बड़े एक्सीडेंट हुए और सब जीप से एक्सीडेंट हुए, सरकारी ऑफिसर था तो जीप से मेरे एक्सीडेंट हुए बड़े बड़े, और जो बड़ी 3-3 4-4 बार गाड़ियाँ पलटी खाई, और इसके बाद मैं बिल्कुल सुरक्षित जीप से निकला हूँ। तो निश्चित रूप से कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मंत्र मैं पढ़ ही रहा हूँ और मंत्र मेरा पूरा नहीं हुआ और मेरी गाड़ी जो तीसरी बार पलटने वाली थी वो रुक गई है। तो मेरे को ईश्वर के पर काफ़ी विश्वास है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कि कर्म ना करूँ और भगवान भरोसे बैठ जाऊँ। कर्म तो मुझे पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसमें एक और चीज़ देखिए, ये जो शनि है उपचय होके अपने यहाँ से आया है, ठीक है। ये शनि यहाँ पे उपचय होके आया है, तो और शनि यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, 12वां होके न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो शनि उपचय से उपचय में जाके, तो शनि की दशा अंतर्दशा में, शनि की दशा तो आई नहीं, शनि की अंतर्दशा में मेरे को कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। अब इस कुंडली में 7.5 कैसे जाएगी, इस कुंडली में 7.5 कष्टप्रद होगी, क्योंकि शनि यहाँ पे अच्छा नहीं है। शनि उपचय होकर खराब है, 12 का मालिक है। यदि भिन्नाष्टक में इनमें अच्छे बिंदु मिले होंगे तो अच्छी जाएगी दशा, और नहीं तो 7.5 कष्ट। जैसे मेरी 7.5 चल रही है, मेरे को नॉर्मल हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि शनि जो है इस कुंडली में भिन्नाष्टक में अच्छे बिंदु दिया है। भिन्नाष्टक में अच्छे बिंदु देने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और एक और थ्योरी है, जब आपको पता है कि आपकी 7.5 चल रही, तो आप ये मत सोचो कि आपकी बहुत तेज प्रगति होगी। हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारी प्रगति बहुत मंद गति से चलेगी और कोई फर्क नहीं पड़ता, चल रही है तो चल रही है। तो इस तरीके से, इसलिए मैं वीडियो भी कम बनाता हूँ, ज़्यादा स्पीड से मैं वीडियो नहीं बनाता, कम ही वीडियो डालता हूँ मैं, क्योंकि शनि का मूल स्वरूप है कि वो धीरे धीरे चलने वाला है। तो कुछ स्वीकारता के साथ शनि की 7.5 चल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अब इसमें यहाँ जो शनि है ये निश्चित रूप से छोटे भाइयों को हानि पहुँचाता, तो हानि पहुँचा है छोटे भाइयों। राहु बड़ा है, राहु आपको वरिष्ठ बनाता, सीनियर बनाता है, तो निश्चित रूप से मेरा एक छोटे भाई का लॉस हुआ और मैं सीनियर हो गया, घर में सबसे बड़ा हो गया। पूरी कुंडली तो सही बोलती है यार, ठीक है, ठीक। और शुक्र की यहाँ कृपा है तो भैया मेरे पास गाड़ियों की कमी नहीं रही है, ठीक है। गाड़ी मेरे पास एक समय में 4-4 गाड़ियाँ रही है, तो गाड़ियों का खूब मैंने सुख भोग बोला, 4 व्हीलर का, ठीक है। तो अभी मेरे पास गाड़ी की कमी नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कुंडली बोलती है और सब बढ़िया से। अब यहाँ ये योग है, निश्चित रूप से इन्होंने मेरे पंचम स्थान को पीड़ित किया है। तो ये पंचम स्थान से कई बार मेरे जो निर्णय हैं जीवन में घातक हुए हैं, और क्योंकि पंचम स्थान पीड़ित है, लेकिन पंचमेश साफ सुथरा है,
तो पंचम, इस पंचमेश ने बचाया है, लेकिन पंचम स्थान की वजह से कई बार गलत निर्णय होने से जीवन में नुकसान उठाना पड़ा है। और शनि की दृष्टि भी पड़ती है यहाँ पे, देखो शनि की दृष्टि ये पड़ रही है यहाँ पे। भाई सिंपल रूल है यार, शनि जहाँ दृष्टि देगा वहाँ का नुकसान करेगा। संतान नहीं हुई मेरी, एक ही संतान है, एक ही बेटा है, ठीक है, और तो जो नुकसान होना था हुआ है। तो ये जो शनि यहाँ देखता है तो वो एक तेज ब्रिलियंसी, इंटेलिजेंसी उसका भी हौस करता है, नुकसान पहुँचाता है। और जो है निर्णय प्रक्रिया में गलती हुई। एक फ़ायदा ये मिला, मेरा ये जो तीसरा स्थान है वो काफ़ी बली हो गया, ठीक, गुरु से दृष्ट हो गए। और शनि यदि उपचय में बैठता है, मेरे दोनों उपचय पावरफुल है, ठीक, मेरे दोनों उपचय पावरफुल है। एक ये उपचय पावरफुल है क्योंकि पाप ग्रह है, और ये पावरफुल है। राहु लाभ भाव में है, राहु से मेरे को कभी कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना चाह के भी मैंने अपनी कुंडली का यहाँ विश्लेषण कर दिया, जो नहीं करना चाहिए जनरली, लेकिन आज मन हो गया तो कर दिया मैंने, होता नहीं है कभी कभी मन। तो ऐसे ही आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हो। देखो राहु को जो ग्रह देखते हैं वो उस प्रकार का वो पावर ले लेता है। तो राहु को यदि राहु यहाँ से बुध के द्वारा देखा जा रहा है, तो राहु ने बुध की पावर ले ली, राहु ने मंगल की पावर ले ली, राहु ने सूर्य की पावर ले ली। तो भैया ये राहु बड़ा खतरनाक हो गया है, पता नहीं क्या फल देने वाला। लेकिन मेरी राहु की दशा चली ही नहीं है, ठीक है। अब तो राहु की दशा है नहीं तो मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, ठीक है। आगे तो मेरी मंगल की दशा आएगी, तो जब आएगी तो आएगी। तो अभी तो मैं बहुत खुश हूँ और इंजॉय से हूँ, आनंद से हूँ। और मैंने स्वीकार भी किया अपने जीवन में। के.एन. राव साहब हमारे गुरु कहते हैं यार कुछ चीज़ें स्वीकार कर लो तो खुश रहोगे, ठीक है। जैसे कि हम बेचारे कई लोगों की कुंडली देखते हैं, वो इतना छटपटाता रहता है यार कि महाराज कुछ तो बता दो अच्छे योग। तो झूठ मूठ कुछ एक दो अच्छे योग बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उसकी आगे की ग्रह दशाएं बताती है कि इसके जीवन में बड़ा संघर्ष है। यदि किसी को खुश करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना हो तो बोल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको डिप्रेशन हो जाएगा और आगे जो उसकी विल पावर है वो टूट जाएगी। वो सबका भागीदार मैं बनूंगा, या मतलब एस्ट्रोलॉजर बनता है। इसलिए तो कई बार एस्ट्रोलॉजर चुप रहता है, कई चीज़ का जवाब नहीं देता। कल दोहा कतर से एक महिला का फ़ोन था और वो मेरे को फोर्स कर रही थी कि गलत कुंडली में फलित दूँ, ठीक है। मैंने उसकी गलत कुंडली में फल नहीं दिया तो वो मेरे से काफ़ी नाराज़ हो गई, क्योंकि कह रही थी कि साहब मेरा 5 बजे का जन्म है और 5 बजे का जन्म है, और उसने कुंडली बनाई मस्त अपनी सिंह लगन की 2:30 बजे की, ठीक है। तो मैंने बोला आपकी माँ ने 5 बजे का जन्म बताया, आपने कैसे इतनी लगन को पीछे कर लिया, आपने शाम को 5 बजे को दोपहर को 2 बजे बनाया। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसमें मैं फलित दूँ। तो अंदर से लगा कि सब झूठ पे झूठ आएगा, सच कुंडली में फलित बताने में तो पसीना आता है, ठीक है। अब झूठ कुंडली पे मैं क्यों बोलूँ, तो मैं नहीं दिया उसको फलित। मैंने इतना कर लिया कि आपके बेटे की कुंडली दे दो और पति की दे दो, उससे कुछ बता देता हूँ। तो वो जो महिला है वो नाखुश थी मेरे से कि आपने तो कुछ बताया ही नहीं, आप तो मेरी कुंडली के पीछे पड़ गए, आप तो मेरे टाइमिंग के पीछे पड़ गए। जब आप मुझे बता रहे हो कि मेरा 5 बजे का जन्म था शाम का और मैंने 2 बजे खींच के ला ली, तो मैं क्यों फलित बताऊँ भाई? पैसा ही प्रायोरिटी थोड़ी है यार, फलित तो सारा गलत आ जाएगा ना। एक बार झूठ बोलने की आदत हो गई और गलत बोलने की आदत हो गई तो आपका एस्ट्रोलॉजी का कैरियर ख़त्म हो जाएगा टोटल, कुछ भी फलित नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजर को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेवर, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर झूठ बोलने लगा तो यार फिर तो फलित क्या आएंगे तुम्हारे, इतने गंदे फलित आएंगे कि आप कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अभी मेरा जो दशा चला था शुक्र का, इसमें एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत अच्छा काम किया, उसमें पैसे भी कमाए मैंने और मैंने इसमें बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। कुछ नुकसान मेरा तगड़ा हुआ। तो देखो ग्रह मिश्रित फल देते हैं यार, अष्टमेश होने की तकलीफ तो हुई मेरे को, ठीक है, लेकिन मेरे को ज्योतिष में बहुत उम्दा मेरी तरक्की हुई और मैं मानता हूँ कि ज्योतिष में मैंने इन 2.5 सालों में बहुत तरक्की करी और काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ा मेरा और अच्छे गुरुओं से भी संपर्क हुए, कुछ अच्छे लोग मिले
जो मेरे को ज्योतिष फैसिलिटेट करा है ज्योतिष के लिए। ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे जो मेरे को बहुत सारे वीडियो, 50,000 के वीडियो फ्री में दे दिए, ठीक है, खुद क्लास लेके, जो मेरे को पैसे लगते, मेरी वैसी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो ऐसी गुरु की कृपा ऐसी होती है, ठीक है, ये गुरु की कृपा है। एक और चीज़, गुरु यहाँ होगा तो थोड़ा सा वो अहंकारी भी होता है, हूँ अहंकारी, मैं किसी को मानने को तैयार नहीं। जनरली किसी की के वीडियो में जनरल नहीं देखता कि राव साहब गुरु के अलावा, ठीक है, सहसा किसी पे विश्वास नहीं करता। और जो गुरु का सात्विकता है वो ज़्यादा होने के कारण मैं किसी को ज़्यादा मान्यता भी नहीं देता। मुझे मालूम है कि ईश्वर भक्ति करने से शुद्ध ग्रह शांति होती है, तो मैं क्यों किसी के पीछे पड़ूँ यार। जब नवग्रह की पूजा करने से ग्रह शांति होती है तो हम क्यों किसी के टोटके देखें। अच्छा, टोटका मैं बता नहीं सकता, अब देखो इतनी सात्विकता है 10वें भाव में, ठीक है, और शुभ ग्रह जो देखते हैं यहाँ पे, तो ये आदमी कैसे टोटके को सहन कर लेगा, कैसे लाल किताब को सहन कर लेगा, कैसे केपी को सहन कर लेगा, कैसे राहु केतु के काल सर्प योग को सहन कर लेगा, नहीं करेगा। इसीलिए मैं तीखा बोलता हूँ कई बार, तो जो है कई लोगों को बहुत चुभता भी है कि जिसका गुरु साफ सुथरा है वो, हाँ, जिंदगी में जब भी कोई भी गलत करने में आगे बढ़ा हूँ तो औंधे मुंह गिरा हूँ। जब भी मैंने कोई लालसा करी है, जब भी मैंने कोई अनैतिक काम किया है तो औंधे मुंह गिरा हूँ। जिसका गुरु 10वें भाव में अपनी राशि का हो उसको कोई उल्टे सीधे काम नहीं करना चाहिए। ये मेरी निःशुल्क आपको सलाह है। हाँ, मेरी कुंडली में यहाँ पे यदि मंगल हो जाता, ठीक है, यहाँ पे मंगल हो जाता और यहाँ शनि हो जाता तो मेरे को करो उल्टी सीधे काम। गुरु कहीं और बैठ गए होते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता उल्टे सीधे काम और उससे फायदे होते मेरे को। लेकिन परमिशन ही नहीं देता गुरु कि आप उल्टे सीधे काम करो, कोई परमिशन नहीं देगा आपको, तो आप तकलीफ में आ जाओगे। तो जिसका जिसके 10वें स्थान पे शुभ ग्रह हो उसको उल्टे सीधे काम करने से बचना भी चाहिए। तो भैया ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, हालांकि वीडियो तो मेरा 8 मिनट का था, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी। मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हो और आप स्वीकारते भी हो कि नहीं कि मैं अपने बारे में बताऊं। कुछ लोग रहते हैं वीडियो देखना चाहते हैं, आप काम की बात बताओ साहब, आप अपने बारे में नहीं बताओ। तो चूंकि मैंने एक अपनी कुंडली का विश्लेषण किया हूँ, आपको ना लगे तो आप 8 मिनट तक का वीडियो देखिए, आपकी इच्छा, ठीक है। इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। आगे जो है 19वां वीडियो लघु पाराशरी का बनेगा, ठीक है। तो ये छोटे से उदाहरण से आपने ज़्यादा समझा होगा कि शनि बुध से रिलेटेड नहीं है। शनि की महादशा में बुध योगकारी है, भले ही रिलेशन नहीं बनता। जनरली क्या बोला है, लघु पाराशरी बोलती है, देखो यदि ग्रहों का महादशानाथ अंतरदशानाथ का रिलेशन होगा और आपस में मित्र होंगे, ये बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। यदि दोनों का रिलेशन नहीं होगा तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। ये सार है इस श्लोक का। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरि कृष्ण।